सवर्णों के वोट हैं वो वोट प्रभावित हो सकते हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो अन्य पार्टियां हैं वो सवर्णों की तरफ जाएं, जिससे हम ये दिखा दें कि असली दलित हित वाले और ओबीसी हित तो हमारी भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि जो ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं या सवर्ण नाराज हो रहे हैं, उस तरफ जो है दूसरी पार्टियां जाए, इससे अति पिछड़ों में और दलितों में संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी तो हम लोगों की पार्टी है। वो कलेवर बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी की एक हमेशा से एक बड़ी पुरानी रणनीति रही है कि वो विपक्षी पार्टियों को हमेशा आमंत्रित करती है कि आप आइए और हमारी पिच पर खेलिए। मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे कौशल्यानंदन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर अजय शर्मा बाबा जी राजनीतिक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हमारा पहला पॉडकास्ट होगा, क्योंकि अब चुनाव को ज्यादा समय नहीं है और लोगों का मन बंधने लगा है। तो बाबा जी आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और बताइए, क्या बीजेपी विपक्षी पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गोलबंदी के जवाब में अपने हिंदुत्व पारंपरिक हिंदुत्व प्लस लाभार्थी सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के जरिए गैर यादव ओबीसी और दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ को नए सिरे से मजबूत कर पाएगी क्या भाजपा यूपी में? जी, आपने दो बातें कही कि गैर यादव पीडीए जो या पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ों में भी पिछड़े हैं, एक तरीके से ये भी बात कही जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गैर यादव पिछड़े और कुछ हद तक जो अनुसूचित जातियां हैं उनमें पिछले 8-10 सालों में त्रुटि आई है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें स्वीकारता बढ़ी है। तो गैर यादव पिछड़ा वर्ग है, सच्चाई यही है कि वो इस समय भाजपा के साथ ज्यादा है। लेकिन और इनका जो लाभार्थी वर्ग है तो वो तो हमेशा से रहा है और चुनाव के पहले कुछ लाभ देकर के लाभार्थी वर्ग को और बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने जो है दो चीज इजाद की थी। तेज गेंदबाजी में वो रिवर्स स्विंग करते थे, मतलब स्विंग जो है उल्टी दिशा में होती थी। और एक सकलैन मुश्ताक बॉलर था, वो जो है दूसरा फेंकना शुरू किया। दूसरा मतलब कि स्पिन अगेंस्ट फेंकता था, अब स्पिन होनी है तो एन मौके पे लेग हो जाएगी। तो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिनों से नए प्रयोग करने शुरू किए। नए प्रयोग ये है कि जो ये यूजीसी वाला आया, भारतीय जनता पार्टी कहीं ये दिखाना चाह रही है कि हम पिछड़ों के साथ और दलितों के साथ जो है मजबूती से खड़े हैं। लेकिन ये जो रिवर्स का खेल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये तलवार की धार पे चलने जैसा है। इसका जो परंपरागत वोट है, सवर्णों के वोट है, वो वोट प्रभावित हो सकते हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो अन्य पार्टियां हैं वो सवर्णों की तरफ जाएं, जिससे हम ये दिखा दें कि असली दलित हित वाले और ओबीसी हित तो हमारी भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि जो ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं या सवर्ण नाराज हो रहे हैं, उस तरफ जो है दूसरी पार्टियां जाए, इससे अति पिछड़ों में और दलितों में संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी तो हम लोगों की पार्टी है। वो कलेवर बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी की एक हमेशा से एक बड़ी पुरानी रणनीति रही है कि वो विपक्षी पार्टियों को हमेशा आमंत्रित करती है कि आप आइए और हमारी पिच पर खेलिए। जनता पार्टी की रणनीति रहती है हमेशा कि वो अपना पिच तैयार करती है और उस पिच पे दूसरी पार्टियों को बुलाती है।
लेकिन अभी पिछले ही साल जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी भारत दौरे पर, तो भारत ने 21 पिचें तैयार की और भारत ही 3-0 से हार गया। तो कभी कभी अपनी पिच बनानी भी खतरनाक हो जाती है, और ये खतरा भारतीय जनता पार्टी ले रही। अब इसमें कितना सफल होगी, कितना असफल होगी, ये तो भविष्य बताएगा। नहीं, देखिए, यूपी का जहां तक स्थिति है, ब्राह्मण मतदाता क्या डोमिनेशन है वहां पर। ब्राह्मण मतदाता लगभग मेरे ख्याल से 20 से 30% है। तो ऐसी स्थिति में सवर्णों को नाराज करना, खासकर ब्राह्मणों को नाराज करना, तो उनके लिए भारी हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ब्राह्मणों में देखिए, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में जो सही स्थिति है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भ्रम की स्थिति बन गई है, और ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग, सही बात तो ये है कि वो विकल्प की खोज कर रहा है। लेकिन अखिलेश यादव में जो समाजवादी पार्टी है, उसमें ब्राह्मण अपना विकल्प खोजेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल। लेकिन यहाँ पे दो पार्टियां ऐसी हैं जो ब्राह्मणों के विकल्प बन सकते हैं। एक तो बहुजन समाज पार्टी, और दूसरा जो है कांग्रेस। मुझको लगता है कि यहाँ पे गेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, राजनीतिक बढ़त लेने के लिए दो पार्टियां जो हैं काम कर रही हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और ये दोनों जो है वोटरों में बढ़त पे हैं। लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लिए गोल पोस्ट पूरा खाली है, मैदान पूरा खाली है। लेकिन इनके रणनीतिकार कहीं न कहीं, या इनके नेता इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, वो क्या वजह है? अदरवाइज मुझको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी से भी उर्वर भूमि उत्तर प्रदेश की इस समय कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो ब्राह्मण मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता बहुत पहले से शुरुआत में वो कट्टर कांग्रेसी रहा है। मुस्लिम मतदाता भी जो है राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो है नेतृत्व खोज रहा है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस को 35 साल बीत चुके हैं, और बाबरी विध्वंस के बाद जो युवा पीढ़ी मुस्लिमों में पैदा हुई है, उनके मन में कांग्रेस के प्रति उतना दुराग्रह नहीं है। और दलित भी मायावती के कमजोर होने की वजह से वो भी राष्ट्रीय प्रदेश में नेतृत्व खोज रहा है। अगर इसको विकल्प बना के कांग्रेस चले तो कांग्रेस को कहीं नुकसान नहीं है, कांग्रेस को सिर्फ फायदा ही फायदा है। लेकिन अभी देखिए, इमरान मसूद का एक बयान आया है कांग्रेस की तरफ से, और उन्होंने बड़ा कड़ा बयान दिया है समाजवादी पार्टी को लेकर। तो कुल मिला जुला करके ब्राह्मणों के वोट की या सवर्णों के वोट की खींचतान बहुत तेजी से मची है। लेकिन अभी भी ब्राह्मण या सवर्ण मतदाता कहिए, वो कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन शिफ्ट होगा। जो आज की स्थितियां है उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि पिछले चुनावों की तरीके से ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। ये क्लियर है आज की स्थिति में। आगे क्या होता है ये तो देखने की बात है। हाँ, अभी तो काफी समय है, और बिहार में तो परिणाम दिख भी रहे हैं। बिहार में जो अभी एक रिजल्ट आया, वो बीजेपी के लिए घंटी मारा जा रहा है। चलिए, एक बात बताइए कि सरकारी भर्तियों में देरी, पारदर्शी परीक्षा परीक्षा प्रणाली की मांग, पेपर लीक जैसी समस्या से जो एक आंदोलन खड़ा हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? क्या युवा मतदाता छिटक सकता है भाजपा से, या बिल्कुल। अभी जो इन्होंने अभी केंद्रीय कार्यकारिणी जो बनाई है, जिसमें उसको करते हुए, क्या उसकी भरपाई करती हुई दिख रही है? देखिए, ऐसा है कि भर्ती प्रक्रिया जो है, और सरकारी नौकरियों की अगर बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो ये जेनजी का काकूस पार्टी का जो आंदोलन हुआ है, उसके बाद नकल के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं ठीक से हों, इसके लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए। ये पहले भी देश में बहुत सारे नियम और कानून बने हैं। लेकिन असल बात ये होती है कि आप किसी नियम, कायदे, कानून को आप जमीन पे उतारते कैसे हो। अब इलेक्शन का समय उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम समय बचा है, और इतने कम समय में ये अपने सारी भर्ती बोर्डों को सक्रिय करके और सारी भर्तियों को कर दें, ऐसा तो संभव नहीं दिखता है।
और युवाओं का असंतोष भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत जबरदस्त है, खासतौर पे रोजगार को लेकर के। और इसमें ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्तियां की नहीं है, भर्तियां की हैं, लेकिन जिस स्तर पर जितना ज्यादा भर्ती होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। एक चीज बीजेपी के पक्ष में है कि जो भी भर्तियां हुई हैं वो बड़ी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुई है। भ्रष्टाचार का आरोप उत्तर प्रदेश में नहीं लग सकता है, खासतौर पर सरकारी भर्तियों को लेकर। लेकिन ये भी बात है कि पारदर्शी तरीके से ये बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं कर पाए, ये इनका जो है नेगेटिव पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, और ये जो है इनके खिलाफ जाएगा। चलिए, मतलब ऐसा है कि 50-50 हो गया, युवा 50-50 हो गया। तो अब एक बात बताइए, लगातार 2 कार्यकालों के बाद भी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है और प्रत्याघात की चुनौती के लिए क्या बीजेपी टिकट बंटवारे में भी बड़ा बदलाव करती हुई दिख रही है या कर सकती है? जी 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 जी। अब इसको 2 तरीकों से समझिए कि एक तो स्वाभाविक बात है कि कोई बहुत लंबे समय तक रह गया, और आज के तेज समय में, आज का समय बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, विचार बड़े तेजी से बदल रहे हैं, भावनाएं बड़ी तेजी से बदल रही हैं। तो एक प्रत्याशी का 2 या 3 रिव्यू के बाद जीतना जो है आसान नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी तो हो जाती है, जो बहुत अच्छा भी काम करते हैं उनके भी खिलाफ कुछ चीजें हो जाती है, ये स्वाभाविक बात। लेकिन पिछले 20-25 सालों में उत्तर प्रदेश में, और आप केंद्र की भी सरकार में देखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने एक सपना देखा था ग्राम स्वराज्य का, सत्ता के विकेंद्रीकरण का। लोकतंत्र का असली प्राण ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है। पिछले 15-20 सालों में पूरे देश की राजनीति को कहें या प्रदेश की राजनीति को कहें, उत्तर प्रदेश इसमें अछूता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश इसमें आगे है कि सत्ता का बहुत तेज जो है केंद्रीकरण हो रहा है। आप एक चीज देखें, आपके यहाँ पटवारी बोला जाता होगा, हमारे यहाँ लेखपाल बोला जाता है, या सचिव है, या छोटी छोटी नौकरियां हैं जिनके नियुक्ति प्राधिकारी जो है जिलाधिकारी हैं या संबंधित विभागों के जिले स्तर के जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं वो है। लेकिन उनकी नियुक्ति का प्रमाण पत्र जो है मुख्यमंत्री स्तर पर बंट रहा है। एक सामान्य प्राइमरी का जो अध्यापक है, अगर एक जिले से दूसरे जिले स्थानांतरण है तो वो मुख्यमंत्री के सिग्नेचर पे होगा, या सचिवालय के स्तर से होगा। जो क्लास 3 की नौकरियां हैं उनमें भी फाइलें मुख्यमंत्री के पास जा रही है। तो फिर सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण रह कहाँ गया? विधायकों की स्थिति ये है कि विधायक जो है अपने थाने में फोन करके किसी की ढंग से पैरवी नहीं कर सकते, अपने जिले में किसी अधिकारी से ढंग से बात नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं लेकिन कितना माना जाएगा कितना नहीं माना जाएगा इसको लेकर के विधायक ही संदेह में रहता है। तो विधायक जो है या जो सांसदों की जो स्थिति है पिछले 15-20 सालों में, वो सब कुछ सत्ता केंद्रीकृत हो गई है। प्रधानमंत्री के स्तर से होगा, मुख्यमंत्री के स्तर से होगा, सचिवालय के स्तर से होगा। तो जब एक जनप्रतिनिधि अपनी जनता का काम ही नहीं कर पाएगा, वो खुद ही संशय में रहेगा, तो जनता में तो आक्रोश होगा। मुझको लगता है कि जनता में आक्रोश होने का ये सबसे बड़ा कारण है कि सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, और जो स्थानीय स्तर पे प्रतिनिधि हैं वो चाह करके भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। शर्मा जी, इसको आप सत्ता का केंद्रीकरण बोलेंगे या 2 सत्ता का के बीच टकराव बोलेंगे? ऐसा तो नहीं कि सत्ता का केंद्र बदल गया है आपके यहाँ? छत्तीसगढ़ में भी वही हो रहा है। नहीं 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 नहीं, देखिए, जो सत्ता का टकराव है वो आंतरिक मामला है, और उससे जो है जनहित कम प्रभावित होते हैं। वहां पे वो सह और मात का खेल है। सहमत का खेल हमेशा चलता रहता है। जब भी कोई मुख्यमंत्री मजबूत होगा, केंद्र कमजोर होगा, तो सहमत का तो खेल चलता ही है। और ये सहमत का खेल 10 साल या 5 साल या कंटिन्यू नहीं चलता है, कुछ दिन तक चलता है, संस्था किसी की बदल गई, कोई मुख्यमंत्री से
हट गया, कोई मंत्री से हट गया, कोई प्रधानमंत्री से हट गया। लेकिन जो सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात है, यह जो है एक लंबा विषय है और ये लंबी बात है और एक लंबी समस्या है। तो टकराहट से मंत्री बदल सकता है, मुख्यमंत्री बदल सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन 90% आम जनता को तो सत्ता की टकराहट से, केंद्र की टकराहट और राज्य की टकराहट से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाते, वो जान ही नहीं पाते। तो वहां जो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन क्षेत्र में, जिले पे, मंडल स्तर पे काम तो होना चाहिए। जनता को क्या लेना देना है कि आप कहाँ सत्ता से टकरा रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री हो रहा है, कौन वो हो रहा है। ये तो सब चटकारे वाली खबरें हैं जो पत्रकार वर्ग के लिए पहले आता है। अच्छा, अपन ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बात करें। छुट्टा पशुओं की समस्या, बढ़ती महंगाई, कृषि उपज और आपके यहाँ गन्ना भुगतान के मुद्दों से पैदा हुई नाराजगी को क्या सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं से बेअसर कर पाएगी? क्योंकि आपके यहाँ शुगर लॉबी भी काफी बड़ी है और उसी से इथेनॉल भी बन रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, एथेनॉल वाला जो मुद्दा आया है और आज 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 जो है खुले बाजार में जो है चीनी जो है 65 रुपए किलो बिक रही है। जी। आज एक सुबह लड़का बता रहा था कि भैया 6220 रुपए का तो हमको बोरा मिल रहा है हाँ। चीनी का, है ना। 6220 रुपए कुंटल का मिल रहा है। तो महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात अपने जिले की बताऊं कि जब हमारा जिला देवरिया और कुशीनगर संयुक्त था, तो लगभग उस जिले में 14 चीनी मिले थे। कुछ लोग तो बताते हैं कि 18 चीनी मिले, लेकिन 14-15 तो मैं भी गिन लेता हूँ। और दोनों जिलों का बंटवारा हो गया, तो हमारे जिले में सिर्फ एक चीनी मिल रही इस समय। और सारी चीनी, कम से कम 10 चीनी मिले तो इस समय बंद पड़ी। उनका कोई जो है पुरसा हाल नहीं है। हम लोगों के गांव में, हमारे अगल बगल जो है, कोई ऐसा किसान नहीं था जो गन्ना न बोता। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि जो अभी बिहार का त्योहार होता है छठ वाला, तो उसमें गन्ने की जरूरत पड़ती है। तो हमारे क्षेत्र के लोग भी गन्ना बाजार से खरीद के ला रहे हैं पूजा के लिए। स्थिति इतनी बदतर, जहाँ 14-15 चीनी मिलें चल रही हो 20 साल पहले, और आज वही आदमी जो है गन्ना खरीद के ला रहा है एक दिन की पूजा के लिए। तो स्थिति समझिए कि कितनी बदतर है किसानों की। और गांव में जो रोजगार की स्थिति है, जो खेती की स्थिति है, वो बड़ी दयनीय है, बहुत खराब है। इस पे बात करना बड़ा तकलीफ देता है। नहीं तो क्या गांव के असंतोष को वर्तमान सरकार वो कर लेगी, इस असंतोष को शिफ्ट कर लेगी, अपने पक्ष में ले देखिए आएगी? देखिए 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 यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, तो इसको पश्चिम मध्य और पूर्वी यूपी में कहें, तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खेती किसानी बड़ा मुद्दा है। वहां पे इससे वोट प्रभावित होते हैं। लेकिन वहां पे एक चीज अच्छी है कि गन्ना किसानों का भुगतान ठीक से हो रहा है और गन्ना का रेट भी बढ़ा है। और अब तो जो चीनी का रेट है उसमें गन्ने का रेट और बढ़ना चाहिए। तो वहां के लिए मुद्दा होता है। मध्य उत्तर प्रदेश जो है एग्रीकल्चर में पूर्वी और पश्चिम के बराबर का नहीं ठहरता है। वहां पे जो है दूसरे तरीके के रोजगारों पे ज्यादा है। ऐसा नहीं कि किसी एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन कैश क्रॉप में बाराबंकी वगैरह 2-4 जिलों को छोड़ दिया जाए, हरदोई वगैरह, तो ज्यादातर कैश क्रॉप की खेती कम होती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोत कम है और कैश क्रॉप की खेती होती है और एक बड़ी आबादी खेती पे निर्भर करती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश के लिए इस सरकार के पास फिलहाल कोई बहुत प्रभावी योजना नहीं है। योजनाएं तो बहुत है, लेकिन प्रभावी योजना नहीं है। और स्थिति ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से की अगर बात की जाए, तो बड़े स्तर पे किसान जो थे, जो छोटे किसान हैं, वो मजदूर बन करके पलायन कर चुके हैं। पलायन की स्थिति बड़ी गंभीर है यहाँ। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में मिला जुला रहेगा। हाँ, जी जी जी। कहीं पर अच्छा, कहीं पर बुरा,
कहीं पर बुरा बहुत है। ज्यादा हाँ, बुरा। ये मिला जुला है। बुंदेलखंड में खेती में अच्छा काम हुआ है। जी बुंदेलखंड के किसान थोड़ा ठीक है पहले जी। के बनस्पत। एक बात बताइए, प्रशासन में ठाकुरवाद के नैरेटिव और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से असहाय और कैप्टिव बंधुआ वोटर समझे जाने की उपज से ब्राह्मण वर्ग में असंतोष थामने के लिए पार्टी सांगठनिक स्तर पर क्या रणनीति अपना रही है? देखिए जब सरकार के स्तर पे जो पॉलिसीज बनती हैं और नियम कायदे कानून लागू होते हैं और सरकार के किसी के खिलाफ काम करते हैं तो नैरेटिव को बल मिल जाता है। नैरेटिव तो विपक्षी पार्टियां या जो लोग सरकार में नहीं है अंदर बाहर, नैरेटिव तो रोज गढ़े जाते हैं। लेकिन नैरेटिव को बल तभी मिलता है जब वास्तव में नैरेटिव के अनुसार भी काम करने को भी दिख जाए। तो सही बात तो ये है कि ठाकुरवाद वाली जो बात है वो तो योगी जी के शासन से शुरुआत से ही होना शुरू हो गया। देखिएगा कि उसके बाद भी वो चुनाव जीत गए। नैरेटिव ये पहले दिन से चल रहा है। लेकिन इस बार क्या है कि उस नैरेटिव को बल मिल गया यूजीसी वगैरह से और कुछ चीजें कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि नैरेटिव को बल मिला है। लेकिन ये नैरेटिव मध्य उत्तर प्रदेश और खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये नैरेटिव बहुत जबरदस्त है। ये नैरेटिव पश्चिम में उतना प्रभावी नहीं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये नैरेटिव है और इसका नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब लास्ट सवाल पे आते हैं। क्या बीजेपी अपने सबसे बड़े राजनीतिक स्तंभ सुशासन, जी। बेहतर कानून व्यवस्था और सनातन सांस्कृतिक नैरेटिव के जरिए विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले प्रशासनिक और स्थानीय सवालों का मुकाबला कर पाएगी क्या? अभी तो ये 50-50 ही मानिए, क्योंकि संघर्ष बड़ा जबरदस्त चल रहा है और 50-50 मानिए अभी समय है इनके पास। अब देखिए क्या ये तब्दीली करते हैं, क्या ये बदलते हैं। और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली अवधारणा थी, जो सनातन वाली अवधारणा है, उस पर खुल करके जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जबरदस्त तरीके से हमला कर रहे हैं। ये कितना टिकेगा, कितने दिनों तक टिकेगा, है ना, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, समय दोनों लोग के लिए है, विपक्ष के जी पास भी है, पक्ष के पास भी है। जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मड़वा गड़ता है, बाजा बजता है तो फिर लोग नाचते हैं। तो हाँ अभी हाँ, अभी समय है। मड़वे की तैयारी शुरू हो गई है, मड़वा जी गड़ा जी। नहीं है। मड़वा गड़ेगा हम्म तब समझ में आएगा कि कैसा नर्तन हो रहा है। तो हम्म शर्मा जी, आपने अपना कीमती समय दिया और अ, चुनाव से काफी पहले भी बहुत समय है, परिस्थितियां अभी बहुत बदलेगी और हम हम्म इसी तरह शर्मा जी से और भी लोगों से उत्तर प्रदेश के लेते रहेंगे। उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगर नहीं होता है तो वहां आकर अपने आप को स्थापित करता है। तो इसलिए एक हम्म उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। तो हम्म। हम सबके सोच में उत्तर प्रदेश की राजनीति रहती है। अ, शर्मा जी, आप आए, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और फिर अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।